अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेक्चर टॉपिक आज का हमारा क्या है? टॉपिक है हमारा एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। इससे पहले लेक्चर्स में मैं आपको बता चुकी थी कि मैटर क्या होता है, ठीक है। तो जिसने वो लेक्चर्स नहीं देखे वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, वहाँ से जाके चेकआउट कर लें। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। दुनिया का हर मैटर जो है वो एटम से मिलके बना हुआ है। एटम यानी कि मैटर का सबसे छोटा पार्ट है, ठीक है। और एटम मज़ीद किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग से एटम में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसको आप एटॉमिक मास कहते हो। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इसको आप क्या कहेंगे? एटॉमिक मास। यानी किसी भी एटम का एटॉमिक मास क्या होता है? उसमें टोटल नंबर ऑफ, उसमें कितने प्रोटॉन्स है और कितने न्यूट्रॉन्स, उन दोनों को सम करके जो आंसर आएगा उसको आप कहेंगे कि एटॉमिक मास है, उस एटम का मास है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही एटम को मिलकर बनाया हुआ है। दूसरा है एटॉमिक नंबर। क्या होता है? इसको आप कहते हो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उसमें टोटल कितने प्रोटॉन्स है, या प्रोटॉन्स या आप इलेक्ट्रॉन्स भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों का नंबर सेम होता है, दोनों में चार्ज डिफरेंट होता है लेकिन नंबर सेम होता है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको आप क्या कहोगे? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास का यहाँ से हमारे पास फार्मूला निकला। क्या फार्मूला निकला? एटॉमिक मास इज इक्वल टू न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, ठीक है। तो प्रोटॉन्स को आप एटॉमिक नंबर भी बोलते हो। इसकी जगह आप क्या लिख दो? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास आपके पास किसके इक्वल हुआ? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर। यहाँ से आप न्यूट्रॉन, अगर किसी भी एटम के आपको न्यूट्रॉन्स नहीं पता तो न्यूट्रॉन्स भी निकाल सकते हो। किस फार्मूले से? इसी को आप अरेंज करें। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास किसके इक्वल आएगा? इक्वल आएगा एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इस फार्मूले से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसी भी एटम के निकाल सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया गया, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट क्वेश्चन में आंसर आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है जिसको आप इस फार्मूले के तहत आप क्या करोगे? उसको आंसर करोगे कि उस एटम में कितने न्यूट्रॉन्स हैं और कितने प्रोटॉन्स है, ठीक है। तो जहन में रखने वाली बात क्या है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एटॉमिक मास आपके पास किसके इक्वल होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इसके बाद जो है वो एग्जाम्पल ले ले। अगर आप एग्जाम्पल ले ले हाइड्रोजन की, ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है, उसमें कोई न्यूट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है। इसलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा? 1, क्योंकि उसके पास एक प्रोटॉन है। और एटॉमिक मास आपके पास क्या होगा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन 0 है तो प्लस प्रोटॉन 1 है, आंसर क्या आएगा? 1। इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और इसका मास नंबर भी 1 होता है, ठीक है। इस अकॉर्डिंग आप जो है बाकी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हो, या अगर वो दोनों दिए हुए हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? सबसे पहले कि एटम जो है वो बहुत ही छोटा पार्टिकल है, ठीक है, इतना छोटा कि उसका एक सिंगल एटम का मास कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। लेकिन आप जो है वो उसका मास मालूम कर सकते हो कैसे? किसी और एलिमेंट के एटम के साथ उसका
क्या करो, उसको कंपेयर करो कि वो एटम जो है वो उससे कितना भारी या कितना लेस है। इसके लिए ज़रूरी क्या कंडीशन है, आपके लिए ज़रूरी है कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो आपके पास जिसके साथ आप बाकी एलिमेंट्स के एटम के मास को कंपेयर कर सको। ठीक है, तो 1961 में इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू कार्बन 12 को एक स्टैंडर्ड लिया गया। ठीक है, और उसका मैस जो है वो डिटरमाइन किया एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और उसको 12 वैल्यू असाइन की गई। मैस स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए उसका मैस डिटरमाइन किया गया, उसकी वैल्यू क्या निकली 12। और इसको अब एक स्टैंडर्ड चूज किया गया कि अब अगर बाकी किसी भी एलिमेंट का आपने जो है वो मैस कैलकुलेट करना है तो आप इसके साथ उसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तो किसी भी एलिमेंट के एटम का मैस अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आप किसके साथ कंपेयर करोगे, कार्बन 12 के साथ। और उसके वो उससे कितना भारी या कितना हल्का है, ये जब आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव करोगे फिर उसके बाद आप कैलकुलेशंस के जरिए उसका रिलेटिव एटॉमिक मैस कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मैस बेसिकली अब क्या हो गया, रिलेटिव एटॉमिक मैस। इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, रिलेटिव एटॉमिक मैस इज डिफाइंड एज मैस ऑफ एन एटम relative to the mass of an atom of कार्बन 12। यानी कार्बन 12 के एटम के मैस के अकॉर्डिंग उसका जो रिलेटिव मैस होता है उसके साथ अगर आप उसको कंपेयर करो फिर जो आंसर निकल के आता है उसको आप क्या कहोगे, रिलेटिव एटॉमिक मैस। लेट्स सपोज आपने एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे जो एग्जांपल आपको दी हुई है, उन्होंने क्या कहा है कि हाइड्रोजन एटम जो है वो 8.40% मैसिव है एज कम्पेयर टू कार्बन। ये वैल्यूज आप एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हो। ठीक है, तो आपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव क्या किया कि जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से 8.40% क्या है, मैसिव है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अब इसका रिलेटिव एटॉमिक मास आपने कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, 8.40 इस परसेंटेज का क्या मतलब हुआ, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड वैल्यू आपने क्या ली है, कार्बन 12। ठीक है, तो इस कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या आएगा, 8 AMU। ये आपके पास हाइड्रोजन का क्या आएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। और ये AMU को आप क्या कहते हो, AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। ये जो है आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट होता है। जैसे आपके पास लेंथ का मीटर होता है, मास का किलोग्राम होता है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट आपके पास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। और इस तरीके से कोई भी किसी भी एलिमेंट का आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके आपको दिया गया होगा कि वो कार्बन से कितना मैसिव या कितना लाइटर है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप इस फार्मूले के तहत, इस कैलकुलेशन के तहत उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आता है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एटम्स जो है, किसी भी कोई एलिमेंट है, एक एलिमेंट मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, लेक्चर नंबर 2 में, कि एलिमेंट का क्या मतलब होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो एक जैसे एटम से बना हुआ हो, उसमें सारे के सारे एटम्स एक जैसे हो। ठीक है, उसको आप क्या कहोगे, एलिमेंट। और वो फर्दर किसी और चीज़ में कन्वर्ट ना हो सके उसको आप एलिमेंट कहते हो। ठीक है, लेकिन एलिमेंट्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं या मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड्स बनते हैं, जिस तरीके से एक एलिमेंट के लिए सिंबल होता है, एलिमेंट आप कार्बन ले लो तो कार्बन के लिए क्या सिंबल है, C। हाइड्रोजन ले लो तो हाइड्रोजन के लिए आपके पास क्या सिंबल है, H। इस तरीके से ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N। ठीक है, तो इनके सिंबल्स इस तरीके, अगर ये आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, और कोई नया कंपाउंड बनाते हैं तो उस कंपाउंड का भी कोई ना कोई सिंबल होगा। ठीक है, उसमें आप इन एटम्स के एलिमेंट्स के सिंबल को भी लिखोगे जो ये डिनोट करेंगे कि इसमें ये वाला एलिमेंट है। ठीक है, और वो कितने नंबर में मौजूद है उस नंबर को आप उसकी सबस्क्रिप्ट बनाओगे, यानी नीचे पावर लिखोगे। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको एग्जाम्पल दे दूँ, H2O, इसमें 2 एलिमेंट है, कौन कौन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। क्लियर कर देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और कार्बन है। ठीक है, हाइड्रोजन इसके पास कितने हैं, 2, कार्बन कार्बन नहीं, ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन आपके पास कितना है, 1। अब आप इसका फार्मूला जब बना के लिखोगे, पहले तो आप हाइड्रोजन डिनोट किया कि यानी H, हाइड्रोजन का सिंबल लिखा, कितने नंबर्स में है, 2।
उसके बाद आप ऑक्सीजन का, अब ये कंपाउंड के लिए आपने फार्मूला लिखे। कंपाउंड के बहुत से फार्मूला होते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, लेकिन आपके कोर्स में यहाँ पे सिर्फ 2 दिए गए हैं, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर। ठीक है, तो अब मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड का वो फार्मूला होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें आप एक्चुअल रेशो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, इस डेफिनेशन को जरा गौर से देखिए, ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, यानी किसी भी कंपाउंड में, लेट सपोज H2O, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट के, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, उसके एक्चुअल कितने नंबर है उसकी रेशो को आप क्या कहोगे, एक्चुअल रेशो ऑफ नंबर्स ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, यानी कि एक्चुअली यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो इसकी रेशो क्या बनी, 2:1। ये इसका क्या बना, मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप इसकी रेशो, इसको फार्मूले में सिंबल्स के साथ भी डिनोट कर सकते हो और आपके पास रेशो के साथ भी आप इसको डिनोट कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कंपाउंड में, लेट सपोज आप कोई और कंपाउंड ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये इसका क्या होगा, 1:2, यानी 1 कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये भी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है कि इसमें आपने एक्चुअल नंबर बताया, एक्चुअल रेशियो बताई है कि एक्चुअली इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है, किस किस एलिमेंट के कितने कितने एटम्स प्रेजेंट है, उसको आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कहोगे। अगेन अगर आप ग्लूकोज का ले ले, 6C6H12O6, ठीक है, तो इसमें क्या है, 6:12:6, एक्चुअली 6 इसके पास कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 आपके पास ऑक्सीजन होते हैं। एक्चुअल रेशो जो नंबर्स की होगी उसको आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कहोगे। ठीक है, इसके बाद आएगा एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, वो होता है सिंपलेस्ट रेशो। सारी डेफिनेशन सेम रहेगी, आप क्या लिखोगे, सिंपलेस्ट रेशो ऑफ, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा आपके पास, सिंपलेस्ट रेशो ऑफ नंबर्स ऑफ एटम of an element, simplest ratio of number of atoms of an element present in a compound। किसी भी कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट, उसका सिंपलेस्ट नंबर क्या होगा, उसकी सिंपलेस्ट रेशो क्या होगी, उसको आप कहेंगे उसका एम्पिरिकल फार्मूला। डेफिनेशन से समझ नहीं आया तो लेट सपोज अभी मैंने आपको एग्जांपल दी C6H12O6, इसमें क्या होता है कि ये इसका एक्चुअल नंबर है, कि इसमें आपने पीछे पढ़ा ये ग्लूकोज का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, सिंपलेस्ट रेशो इसकी क्या आई, 1:2:1 और एक्चुअल रेशो क्या थी, 6:12:6। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशो क्या है, 1:2:1, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। इसको आप रेशो की फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला और C6H12O6 ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास क्या है कि उसमें आपने सिंपलेस्ट रेशो बता दी कि सिंपली कितने नंबर इसमें प्रेजेंट है, आपने इसको कटिंग करके सिंप्लीफाई किया तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला, और एक्चुअली कितने नंबर में कौन सा एलिमेंट कितने नंबर्स में प्रेजेंट है उसको आप क्या कहोगे, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अच्छा, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, जैसे कि ये देखें H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3। इसकी रीज़न ये है कि उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ रेशो और सिंपलेस्ट रेशो ऑफ नंबर उनकी इक्वल आती है, इसलिए इनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। ठीक है, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते आगे, इसलिए इनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, आपको बोर्ड में क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और MCQs के रिलेटेड भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आ गया आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्होंने कहा है विनेगर इज 5% एसिटिक एसिड।
विनेगर जो है वो क्या है, 5% एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक इसी की डिटेल दी हुई है कि इट कंटेन्स 2 कार्बन्स, इसके पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन्स, 4 हाइड्रोजन्स एंड 2 ऑक्सीजन्स। अब आपने क्या करना है, राइट इट्स मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। क्वेश्चन आपको ये दे दिया गया है कि विनेगर जो है वो 5% एसिटिक एसिड है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें एसिटिक एसिड है जिसमें 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ही ऑक्सीजन है। आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है और आपने इसका क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है, ठीक है। तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखोगे इसका जब, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने अभी आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, रेशियो ऑफ एक्चुअल नंबर्स, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ये एक्चुअल नंबर्स आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। देखिए 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। बस सिंपली इसको लिखे कि 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, ये इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर रेशो की फॉर्म में लिखना है तो 2:4:2, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप ऐसे लिखोगे तब भी ठीक है, ऐसे लिखोगे तब भी ठीक है, ठीक है। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, हेडिंग आप दोगे एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला इसका क्या होगा, C2H4O2, कटिंग होगी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अच्छा, जहन में आपने रखना है कि अगर ये सारे के सारे नंबर सेम टेबल से कटिंग हो रहे हैं तो आपने कटिंग करके सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, कुछ फार्मूला में ऐसा होता है कि 2 नंबर्स कटिंग होते हैं, बाकी तीसरा नहीं होता, या ऐसा होता है कि एक कटिंग हो, तीनों कटिंग होते हैं, उसके साथ एक चौथा एलिमेंट प्रेजेंट हो, वो कटिंग नहीं होती, ठीक है। तो तब भी आपने कटिंग नहीं करनी। कटिंग आपने हमेशा कब करनी है, जब सारे के सारे नंबर्स कट रहे हो। अगर 2 कट रहे हो, अगर सारे के सारे नंबर कट रहे हो और एक नहीं कट रहा, आपने उसको सिंप्लीफाई नहीं करना। इसका मतलब क्या होगा, जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा, ठीक है। लेकिन अगर सारे के सारे कट रहे हो तब आपने उसको काटना है, ठीक है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या निकला, 1:2:1, ठीक है। अगेन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, रेशो की फॉर्म में भी लिख सकते हो और आप इसको जो है वो सिंबल से डिनोट करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, आपने इस क्वेश्चन में एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनाया। इसी तरीके से कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया गया होगा और आपने उसका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला बताना होगा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।